So I think it is a combination of the two things. I think success and achievement, commerce and knowledge are both interlinked. मेरा तो यही है कि कल से आज बेहतर है, वही सोच के साथ मैं चलता हूँ और वही मैं करता हूँ। प्लस क्या होता है, एआई एक चीज और भी करती है कि आपको आपका जो नॉलेज केमिस्ट्री का है वो फिजिक्स में कैसे अप्लाई होगा, वो आदमी को एक जोड़ना पड़ेगा। आई थिंक मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट जो है, इट इज नॉट अ बिजनेस, it is not a sector, it is not commercial. Did not have that respect and I had 10 times, 100 times more money, it would be worthless. And I am a totally a business person and an entrepreneur who loves to make money and who wants कि सबको पैसे कमाने चाहिए। अगर कोई पैसे, सब लोग पैसे कमाएंगे तो दुनिया बेहतर होगी। Expect ना करना, it is so difficult. So you have to be very clear of who you are and what your abilities, capabilities and shortcomings are for you to succeed. आपको अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा लगता है? डिसीजन होता है उस समय की माहौल को और आपकी काबिलियत को और आपकी सोच को देखते हुए। जो मेरी उस टाइम सही थी वो मैंने सही लिया, तो कोई रिग्रेट नहीं है। एक मंजिल को पकड़कर आप आगे नहीं बढ़े हैं, आप बहुत सारी मंजिलें पकड़ते गए और उन्हें पार करते गए और फिर दूसरी जगह जाते गए। Right now it is called being a serial entrepreneur. Serial entrepreneur meaning that you have done one journey, second journey, third journey, and you continue to do that and you are successful in every one. You fail in some, but you succeed in most. अच्छा, आपकी पूरी जिंदगी में एक चीज जिसको आप अंडू कर सकते और अंडू करके उसे दूसरे तरीके से कर सकते। एक्चुअली मेरे को कुछ अंडू करना ही नहीं, तो वो नेगेटिविटी जो है दिमाग में वो कभी नहीं रखनी चाहिए। बीइंग पॉजिटिव, बीइंग हेल्पफुल, लुकिंग एट द ब्राइटर साइड, फेसिंग द चैलेंजेस। अगर कोई आप ही से compete कर रहा है तो you cannot fall, you have to fight him at that level. Success is not achieving something. Yeah, absolutely. तो मुझे जो ये स्टार्टअप की डोमेन है इतनी एक्साइटिंग लगती है बिकॉज आजकल की जो जनरेशन में जो आइडियाज हैं, जो एनर्जी है वो बहुत जैसे कहते हैं ना mesmerizing है। You cannot learn anything without teaching. I mean, I think managing stress is the first thing that a teacher or a school or a college should teach or a parent should teach. You have not said one negative word in whole podcast. No. अरे मेरे अंदर तूफान है। हेलो एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट अचीवर्स। अचीवर्स कौन होते हैं? वो लोग जो अचीव करते हैं। लेकिन आपके लिए जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो किसी और के लिए छोटा सा हो सकता है, तो ये एक सब्जेक्टिव टर्म हुई। लेकिन अगर बात करें कुछ ऐसे लोगों की जो अचीवर्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ में लोगों के लिए भी एक रास्ता बना देते हैं जिससे उनके अचीवमेंट्स आसान हो जाएं। ऐसे ही हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर महावीर प्रताप शर्मा। वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एक पैशनेट लीडर हैं एंजल इन्वेस्टिंग एंड मेंटरिंग में। इसके अलावा वो स्विशन वेंचर्स में जनरल पार्टनर हैं, जो एक सेबी रजिस्टर्ड कैट 1 फंड है। 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उन्हें, और इस तरह से बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू करने में उनकी राय बड़ी काम आती है। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वो एक अच्छा पद संभाल चुके हैं और आज के हमारे गेस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू शिल्पी, गुड टू बी हियर। अब बहुत लंबा ऐसे लिस्ट है एक्सपीरियंस का। कैसे आपने डिफरेंट सेक्टर्स में, व्हाई डिड यू थिंक ऑफ गोइंग इन मेनी वेज? एक मंजिल को पकड़कर आप आगे नहीं बढ़े हैं, आप बहुत सारी मंजिलें पकड़ते गए और उन्हें पार करते गए और फिर दूसरी जगह जाते गए। ऐसा देखिए, पहले ज़माने में इसको विभिन्न काम करने की चीज़ों को अलग नज़र से देखा जाता था। Right now it is called being a serial entrepreneur. Serial entrepreneur meaning that you have done one journey, second journey, third journey, and you continue to do that and you are successful in every one. You fail in some, but you succeed in most. और उसको एक serial entrepreneur कहते हैं। मेरी जर्नी जो शुरू हुई वो बिकॉज मेरी फैमिली बिजनेस कारपेट्स का था, तो कारपेट से शुरू हुई। उसके बाद हमने कारपेट में जब स्लो डाउन हुआ तो मुझे लगा जयपुर में ज्वेलरी बहुत फेमस है, तो अगर कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो कारपेट के अलावा ज्वेलरी है, तो वो ज्वेलरी हमने ऐड कर ली कि कल को एक काम कम हो तो दूसरा कर लें। सो वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ती गई। जब 97-98 में इंटरनेट और ईमेल और
आगाज़ हुआ तो लगा कि भाई आने वाला फ्यूचर जो है वो टेलेक्स और फैक्स का नहीं है, ईमेल का है, मार्केटिंग का है, वेबसाइट का है। तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की में आ गया। टेक्नोलॉजी में नहीं, ऑनलाइन मार्केटिंग और वो शुरू कर दी। अच्छा। उसकी कंपनी चालू हो गई क्योंकि अपनी कंपनी का प्रमोशन करना था तो उसमें करना शुरू कर दिया। फिर लगा कि उसके बाद कुछ लगा कि ये ऑनलाइन से काफ़ी कम काम है और जो कंपनी दूसरों के ऑनलाइन काम कर रही है उनको ऑफलाइन भी चाहिए, तो इवेंट्स शुरू हो गए। एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती चली गई। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गई और वो चालू हो गई, सब एक के बाद एक जुड़ती चली गई। और जब देखा 2007-8 में कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और वाईफाई से बहुत ज़्यादा आगे चल गई है और जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी में ही जाने वाली है, तो हमने कहा कॉलेज तो जा नहीं सकते, इंजीनियर बन नहीं सकते, कंप्यूटर साइंस सीख नहीं सकते, तो इनमें इन्वेस्ट कर दो। तो एक इन्वेस्टर बन गए। तो ये सब एक जर्नी और एक प्रोसेस है जो मुझे विभिन्न समय पे अलग अलग जगह पे लेके गया और मेरा एक के बाद एक दूसरा काम हो गया। एंड दैट इज़ वाई मुझे अलग अलग फील्ड्स का तजुर्बा हो गया, अलग अलग चैलेंजेस से डील करना आ गया, और सक्सेस और वो तो सब एक रिलेटिव चीज़ है। आपने कहा कि इंजीनियर तो बन नहीं सकते, ऐसा क्यों कहा आपने? मतलब आपकी पढ़ाई वाली जर्नी बताइए। इंजीनियर इसलिए नहीं बन सकते कि मैं जब स्कूल में था तो पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छा था। मुझे लगा कि कारपेट का काम है और केमिकल इंजीनियर बनूंगा ताकि डाइंग, वॉशिंग, केमिस्ट्री का काम है सारा। तो आईआईटी में बेस्ट होता था केमिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने 12वीं के बाद आईआईटी दिया। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए उस समय आईआईटी में 1600 नंबर की पोजीशन चाहिए थी, मेरी 2200 नंबर की पोजीशन आई और मुझे मरीन इंजीनियरिंग मिल रहा था कलकत्ता में। मैंने कहा नहीं, एक साल और वेट करता हूँ, अगले साल तो 1600 कर ही लूँगा। तो मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, साइंस ग्रेजुएशन ज्वाइन कर ली कि साल खराब क्यों करना है, और साथ में आईआईटी की पढ़ाई करता रहा। अगली बार 2200 नंबर भी नहीं आया, अगली बार मरीन इंजीनियरिंग भी नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा अब ये चीज़ से क्या होता है, आप हमेशा के लिए एक ही चीज़ को ट्राई नहीं कर सकते। आप में काबिलियत नहीं है तो नहीं है, या आपका ध्यान किसी और चीज़ में आवंटित है तो आवंटित है। तो फिर मैंने साइंस ग्रेजुएशन किया और जिंदगी मुझे जहाँ ले गई वहाँ ले गई, और बिना केमिकल इंजीनियरिंग के कारपेट का काम कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, आपने कहा जिंदगी जहाँ पर ले गई वहाँ पे ले गई, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है ना कि कोई भी एक काम शुरू करते हैं, उसमें एक सीडी, दूसरी सीडी, चौथी सीडी। आपने अपने जो कारपेट का बिजनेस है उस माना आपने कहा कि उसमें थोड़ा सा जब डाउनफॉल आया तब आपने कहा कि नहीं, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो उसी को आपने क्यों आप आगे नहीं लेकर गए, या फिर हो सकता है कि आप आगे भी लेकर गए हैं, लेकिन आपने उसको ऐसे दुनिया की सबसे जानी मानी कारपेट कंपनी क्यों नहीं बनाया जब आप कर सकते थे? देखिए, आज मैं सोचता हूँ रेट्रोस्पेक्ट में तो शायद कर सकता था। उस समय जब मैं कारपेट की इंडस्ट्री में था, मुझे लगा कि आज मेरा X करोड़ का काम है और इसको मुझे 10x करोड़ करना है, तो मुझे उतना ही पैसा चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। आज मैं 500 कारीगरों से बात करता हूँ, मुझे 5000 से बात करना पड़ेगा, तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सुबह 9 बजे फैक्ट्री पहुँचता हूँ, रात को 8 बजे तक काम करता हूँ, डिज़ाइन भी देख रहा हूँ, बायर से भी बात कर रहा हूँ, कारीगरों से भी बात कर रहा हूँ, फिनिशिंग भी देख रहा हूँ, अकाउंट्स भी देख रहा हूँ। तो मुझे उस टाइम ये नहीं एहसास हुआ कि अगर मैं अच्छे सीनियर एम्प्लॉय रखूँ, मार्केटिंग के लिए अलग आदमी रखूँ, प्रोडक्शन के लिए अलग रखूँ, तो शायद मैं ग्रो कर सकता हूँ। उस टाइम मेरी सोच और विजन ऐसी नहीं थी। तो मुझे लगा कि मैं इससे ज़्यादा और फैलाऊंगा तो मुझे पैसा भी और चाहिए, समय भी और चाहिए, और कितना भी जोड़ लगा लूँ मैं, ये ब्रांड नहीं बनेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। एक मतलब 1000 लोग कारपेट बनाने वाले और हैं इंडिया में, उसके अलावा ईरान है, टर्की है, पाकिस्तान है, नेपाल और चाइना है, इतनी कंट्रीज हैं। तो मेरे को लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने को लगा कि वर्टिकल ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर और एडम करूंगा तो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता हूँ। तो मैंने इसलिए उसी समय में एक मॉडल बनाया जिसमें मैंने कारपेट का जितना काम था वो मेरा एक तरह से एक सिस्टम्स प्लेस में हो गए। तो मैंने वो अपने एम्प्लॉयज़ के जिम्मे किया, मैं सिर्फ सेल्स देखता था, ऐसे ज्वेलरी ऐड किया, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे। तो वो क्या हुआ, मुझे लगा कि अगर मेरे 10 जगह से एक जगह से 10 गुना रेवेन्यू आएगा और 10 जगह से 1 गुना रेवेन्यू आएगा तो ईजी हो जाएगा। और मुझे उस समय में ये लगा, और दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय थॉट प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन पीपल। मतलब कि मैंने कारपेट का जिम्मा दिया, उसको इक्विटी दिया, ज्वेलरी का किया, इक्विटी दिया। तो वो जो आज एंजल इन्वेस्टमेंट या वेंचर कैपिटल जो मैं आज कर रहा हूँ, मैं उसी टाइम से नोइंगली अननोइंगली करने लग गया।
तो वो चीज का मॉडल जो है उसी टाइम से चल रहा था, तो वो मेरे को लगा कि आई कैन नाउ वर्क विद पीपल, बिकॉज मेरे ना कोई भाई ना कोई, अच्छा। आई वाज, मतलब देयर वाज नो वन टू हेल्प मी और सपोर्ट मी, तो मुझे लगा कि जरूरी है कि लोगों को इक्विटी दे के, पार्टनरशिप दे के, प्रॉफिट में हिस्सा दे के वी कैन ग्रो फास्टर एंड दे कैन मैनेज बेटर। तो इस कारण से मैंने हॉरिजॉन्टल ग्रो होना इजी समझा, बेहतर समझा रादर देन वर्टिकल। ओके, बहुत सारे फील्ड्स में आपका एक्सपीरियंस है और हमें आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स पता हैं। आपको अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा लगता है कि मैंने ये डिसीजन जो है वो इस एज में मैंने लिया एंड दिस हैज़ बीन माय बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ? सी, जिंदगी में हम हमेशा दोराहे और तिराहे और चौराहे पे आते ही आते हैं। बिल्कुल। आई हैव बिन एट दैट प्लेस मेनी टाइम्स, और हर डिसीजन जो मैंने लिया उसका प्रोज एंड कॉन्स समझ के लिया, चैलेंजेस समझ के लिया, और हर डिसीजन में कुछ सही था कुछ गलत था। मुझे नहीं मालूम है कि मैं दूसरे रास्ते जाता तो कहाँ पहुँचता, शायद कारपेट का नंबर 1 होता, और मैंने नहीं किया और मैंने कुछ ज्वेलरी ऐड करा रादर देन कारपेट को ग्रो करने के लिए। इट इज़ नॉट सही और गलत तो समय बताता है। हाँ। आई तो पर्सनली फील कि मेरा कोई रिग्रेट तो है नहीं। मैं आपका कोई रिग्रेट नहीं है? दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी चलिए पूछ, कोई तो रिग्रेट होगा। कोई रिग्रेट नहीं। इट वुड हैव बीन लाइक, नहीं, तो अगर आप इस कारपेट के मामले को ही लीजिए तो आई कुड हैव ग्रोन एंड प्रोबेबली नाउ इफ आई स्टार्ट टू डू माय कारपेट्स आई कैन बिकम नंबर 1 बिकॉज मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। लेकिन माय पॉइंट इज उस समय मेरे को जो लगा, मेरी जो हिम्मत या काबिलियत या सोच थी, सो आई टूक द राइट डिसीजन। सी, डिसीजन होता है उस समय की माहौल को और आपकी काबिलियत को और आपकी सोच को देखते हुए। जो मेरी उस टाइम सही थी वो मैंने सही लिया, तो कोई रिग्रेट नहीं है। अगर शायद मैं दूसरा काम ना करता तो शायद मैं बैंकक्रप्ट भी हो सकता था और कारपेट का नंबर 1 भी हो सकता था। तो ये मालूम नहीं उसका अंजाम क्या होता, बट आई थिंक कि मैंने जो भी डिसीजन लिए, जिस भी राह में मुड़ा, जिस भी राह में चला, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल। मेरा तो यही है कि कल से आज बेहतर है, वही सोच के साथ मैं चलता हूँ और वही मैं करता हूँ। एंड आई डोंट डू एनीथिंग दैट आई एम फोर्स टू डू इट। जो मेरी इच्छा होती है, जो मेरा मन होता है, वही करता हूँ। तो इसी कारण से मुझे रिग्रेट भी नहीं होता है। राइट, रिग्रेट नहीं है, ये तो पता चल गया 100% कि आपको लगता है कि उस सिचुएशन में, उस वक्त में, उस माहौल में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर, आपकी सोच पर, आपकी मैच्योरिटी पर, आपकी नॉलेज पर, जितना भी जो भी डिसीजन आपने लिया है दैट हैज़ बीन करेक्ट। अचीवमेंट के बारे में बात हो रही थी कि आपको क्या लगता है कि आपका ये वाला जो अचीवमेंट है दैट हैज़ बीन माय बिगेस्ट अचीवमेंट। बिगेस्ट से मेरा मतलब है कि उस अचीवमेंट की वजह से आपको फिर बाकी के अचीवमेंट करने के लिए या बाकी आगे चलने के लिए बहुत सारी इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। आई थिंक मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट जो है, इट इज़ नॉट अ बिजनेस, इट इज़ नॉट अ सेक्टर, it is not commercial. My biggest achievement is the fact that if I say something in the domain that I know of, I am respected. चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो दुनिया हो, मैं अपने डोमेन में जब कोई बात करता हूँ तो उसकी रिस्पेक्ट है और मैंने उसकी इज्जत, वो जो इज्जत जो मैंने कमाई और जो रिस्पेक्ट जो मैंने कमाई है, आई थिंक दैट इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट। आई थिंक इफ आई did not have that respect and I had 10 times, 100 times more money, it would be worthless, because the respect that you earn is what you live. पैसा तो खाना तो उतना ही खाना है, पैसा तो उतना ही चाहिए, but I think जो इज्जत है और जो रिस्पेक्ट है और जो आपके नॉलेज की और डोमेन एक्सपर्टीज की जो नॉलेज है, आई थिंक दैट इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट। ओके, अचीवमेंट्स के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि जब आप चल रहे थे तब आपको लग रहा था कि आप पैसे के लिए चल रहे हैं या रिस्पेक्ट के लिए चल रहे हैं? मतलब जैसे आपने कहा कि मुझे अब रिस्पेक्ट मिला है। देखो, ये दुनिया बहुत जालिम है, बिना पैसे का तो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है। तो ये तो बड़ा, एंड आई एम टोटली बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर हु लव्स टू मेक मनी एंड हु वांट्स कि सबको पैसे कमाने चाहिए। अगर कोई पैसे, सब लोग पैसे कमाएंगे तो दुनिया बेहतर होगी और सबका जीवन बेहतर होगा और सब लोग ज़्यादा प्रॉस्पर करेंगे। सो कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है कि मेरी इज्जत के पीछे पैसे होना या पैसे कमाना सी एक वैलिडेशन होती है। मैं कितना ही ज्ञान दे लूँ लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं करता। तो सक्सेस स्पीक्स मोर देन नॉलेज इन माय ओपिनियन।
सो ऑब्वियसली दोनों के दोनों को बराबरी में चलना Interconnected पड़ता हैं, है। right. तो पैसा कमाना, सक्सेसफुल होना, दुनिया में जाके अपना नाम कमाना और फिर वापस आके अपने शहर में या अपने परिवार में या अपने मोहल्ले में ज्ञान बांटने की वैल्यू अलग होती है। और अगर आपको दुनिया से ही आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आप क्या ज्ञान दोगे? सो आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थिंग्स। आई थिंक सक्सेस एंड अचीवमेंट, कॉमर्स एंड नॉलेज आर बोथ इंटरलिंक्ड। बिना कॉमर्स के नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं करता है, बिकॉज आपने इतनी नॉलेज है तो भैया तू ही कर ले। और अगर पैसा है और नॉलेज नहीं है तो उसको सब किस्मत, अरे तो किस्मत वाला है, लॉटरी निकल गई इसकी तो शादी अमीर घर में हो गई तो इसलिए वो चीजें बोलना भी बड़ा इट्स वेरी सैड। सो आई थिंक द हार्ड वर्क, द सक्सेस, commercial success, and gaining knowledge and sharing it with people, both Yes. commercial success and knowledge is what gives you respect. Wow. एक के बिना दूसरा संभव ही नहीं। राइट, वेल सेड। अच्छा, बात करते हैं, आपने कहा कि आप अकेले ही रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि सिबलिंग नहीं रहे कोई, हाँ, बिजनेस नहीं रहे, तो आपको सपोर्ट की इच्छा थी, आपने ट्राई किया लोगों को, या फिर जब आपने ट्राई किया यू वर डिसअपॉइंटेड एंड देन यू थॉट कि नहीं मुझे अकेले ही बढ़ना है? एक तो ऐसा नहीं है कि मेरा सिबलिंग नहीं था। आई हैड अ यंगर ब्रदर, हम दोनों साथ कारपेट का काम करते थे। आई लॉस्ट हिम एट अ वेरी यंग एज व्हेन वी वर जस्ट स्टार्टिंग अप। सो आई उस समय ये एंड ऐसा नहीं कि मैंने पार्टनरशिप भी नहीं करी है, बट मुझे लगता है कि पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा समन्वय की ज़रूरत पड़ती है। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, तो वो चीज़ होने के लिए मुझे शायद मेरा काम करने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, तीसरे का काम करने का तरीका, सबका अलग अलग होता है। तो वो कहीं ना कहीं या तो मैं आपके जैसा नहीं दौड़ पाता या आप मेरे जैसा नहीं दौड़ पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो दूसरे को लगता है कि मैं ही दौड़ रहा हूँ और ये नहीं दौड़ रहा है। तो बीइंग इन अ पार्टनरशिप इज अ 3-legged 5-legged रेस। तो अगर एक आदमी तेज दौड़ रहा है और दूसरा आदमी उसका पाँव बंधा वो धीरे दौड़ रहा है, तो वो रेस आप हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो डिसकंटेंट होता है, चाहे मैं ही धीरे दौड़ने वाला हूँ और दूसरा तेज दौड़ने वाला हो। तो मुझे लग रहा है कि पार्टनरशिप में सही वैल्यू सबको मिलना इतना इजी नहीं होता है, स्पेशली जब बराबर की पार्टनरशिप होती है। तो मैंने ट्राई किया है, फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो आई हैव नॉट ट्राइड इट एवर। सो आई पर्सनली फील दैट मैं अकेला ही ठीक हूँ। आज मैं फंडिंग और इन्वेस्टमेंट भी अकेले ही करता हूँ, ताकि मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँ। वरना क्या होता है कि वो दूसरा उसको ब्लेम करता है, वो उसको ब्लेम करता है, यार तेरे को मैंने कहा था हो गया। सो आई थिंक कि अगर आप कॉन्फिडेंट है, आप में काबिलियत है और आपको दूसरे को ब्लेम नहीं करना और आप जिम्मेवारी से अपने आप को ब्लेम करने का कि आई वाज रॉन्ग और मेरे से गलती हो गई, तो खुद ही करना चाहिए। और मैंने वही करता हूँ। कई बार बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है इस चीज़ में, क्योंकि अकेले काफ़ी होना बहुत, क्योंकि आपको नॉलेज, एक इंसान की नॉलेज, किसी इंसान की करेज, किसी इंसान की प्रैक्टिकलिटी, ये सब मिलके जब राह बनाते हैं तो राह थोड़ी सी आसान हो जाती है। आई एग्री। तो उसके लिए हिस्सेदारी की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज तो आप किसी को अपना एडवाइज़र, मेंटर, और बिना बनाए भी आप जानकारी और नॉलेज ले सकते हैं। और आजकल तो क्या है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको किसी तजुर्बा सीखना है और तो किसी को ऑब्जर्व करके, किसी को देख के भी आप सीखते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी से राय नहीं लेता हूँ, मैं 2 जनों से 4 जनों सबसे राय लेता हूँ, बहुत मंथन करता हूँ, फिर फैसला करता हूँ। उसके बावजूद भी गलती होती है, उसके बावजूद सही भी निकलता हूँ, बट सही ज़्यादा और गलत कम होते हैं तो सक्सेस है। तो आई थिंक इट इज़ नॉट अबाउट हैविंग अ पार्टनरशिप कमर्शियली। इट इज़, अगर आप राय करके, आप लोगों को सुन के, देख के करोगे तो इट इज़ इक्वली गुड। कॉन्फिडेंस तो गलत करने वाले में भी होता है। अच्छा, क्यों? तभी तो वो अकेला कर रहा है। अकेला करने वाला सब कॉन्फिडेंस से ही काम करते हैं और गलती भी होती है। गलती को मानना और उसकी जिम्मेवारी लेना और उसके साथ डील करना, ये जो चीजें हैं वो सक्सेस को करती हैं। सी, आई विल टेल यू, और ये मैंने कई बार कहा है, बुरे वक्त में वक्त हैंडल करना इंपॉर्टेंट है, अच्छे वक्त में खुद को हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब गलती हो गई तब उसको समेटना कैसे, उसकी सफाई कैसे करनी है, उससे डील कैसे करना है और अपना मनोबल भी नहीं गिराना है और कल फिर उठ के दौड़ना है। वो आदमी का सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करता है। तो मेरे को कभी भी ये नहीं लगा कि मैं
फेल हो जाऊंगा तो कल क्या करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अगर फेल हो भी जाऊंगा तो मेरे पास 100 और रास्ते हैं जो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अच्छा, आपकी पूरी जिंदगी में एक चीज जिसको आप अंडू कर सकते और अंडू करके उसे दूसरे तरीके से कर सकते, मेरी जिंदगी में अगर मैं पर्सनल, प्रोफेशनल? आई डोंट नथिंग एक्चुअली, मेरे को कुछ अंडू करना ही नहीं है, बिकॉज मैं आज जो हूँ वो अपनी जिंदगी के कारण हूँ, और मैं अपने आप को किसी और रूप में देखना ही नहीं चाहता हूँ। और मैं कुछ अंडू करना भी नहीं चाहता हूँ, बिकॉज अगर दुख ना होता तो मैं सुख की वैल्यू नहीं करता, अगर फेलियर ना होता तो मैं सक्सेस की वैल्यू नहीं करता, या मैं सीखता नहीं कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर मुझ पे लोगों ने इल्ज़ाम या ब्लेम ना किया होता तो मैं कैसे हैंडल थी, बिना हर चीज सिखा के गई है कुछ ना कुछ, और सिखाएगी और सिखानी चाहिए और हमको सीखना चाहिए। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम हर चीज़ जो ऐसी मिलती है, और हम सबकी राह अलग है, हम लोग सबकी ज़िंदगी अलग है, हम सबके चैलेंजेस अलग हैं, किसी का आपका चैलेंज अलग, मेरा चैलेंज अलग, हम उस चैलेंज को वजन उठाने के लिए बने हुए हैं और वही हमको करना चाहिए और वही हम कर रहे हैं। तो मुझे कोई अंडू कुछ करना ही नहीं है, मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ, आई थिंक आई हैव अचीव्ड मोर देन व्हाट आई डिजर्व, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट एंड कंटिन्यू टू गिव बैक। तो मुझे अंडू कुछ करना ही नहीं। ओके। और अचीवमेंट की जहाँ तक बात आती है, ऐसा लगता है कि अचीवमेंट के साथ साथ अच्छाई भी चलती है। सो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन? I think my definition of a good person is people, you have to give help others. When, if you're not, see, आप समझिए कि कोई ये सोचता है कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब मैं डोनेशन करूंगा, कोई सोचता है कि मैं, अगर जो रोज एक दूसरे की, हम अगर ह्यूमैनिटी में अगर एक दूसरे की मदद करेंगे एंड वी हेल्प, एंड दिस इज मदद इज नॉट मॉनिट, पैसा नहीं है, मॉनिटरी मदद नहीं है, किसी को हाथ बढ़ा देना, किसी को समझाना, किसी की सिर्फ सुनना, हर चीज की एक अपना वो होता है। तो आई थिंक गुड कर्मा एंड गुड बिहेवियर एंड गुड पॉजिटिव वाइब्स, अगर आप अच्छे होंगे, आप मदद करेंगे, तो आपकी एनर्जी और ऑरा ही अलग आएगा, एंड आई थिंक दैट गिव्स यू एनर्जी टू फाइट द इवल एंड टू फाइट योर फेलियर। सो अगर मेरे पास अगर वो पॉजिटिविटी ना हो तो शायद मैं अपने फेलियर को डील ही ना कर पाऊँ। तो वो नेगेटिविटी जो है दिमाग में, वो कभी नहीं रखनी चाहिए, और मैं कभी रखता भी नहीं हूँ। तो इसलिए बीइंग पॉजिटिव, बीइंग हेल्पफुल, लुकिंग एट द ब्राइटर साइड, फेसिंग द चैलेंजेस, एंड ऐसा नहीं कि मुझे आज चैलेंज नहीं, रोज चैलेंज है, एवरी डे इज अ चैलेंज, बिकॉज आज ये करना है, वो करना है, बट बीइंग पॉजिटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Right. And in this age of stress, anxiety, depression, these words are used so much. How do you keep your calm? I mean, you are venturing into so many things at the same time. So how do you do that? कैसे आप manage करते हैं एक mental peace को? I think I have, not everyone can do it, but I have compartmentalized my mind. Yes, Where- I can see that when I'm talking to you, I think that you're very sorted. So This is right, this is wrong, I have no regret, this is my achievement, this is what I want in my life. So मेरे को मालूम है कि एक खांचा समस्या वाला है, मुझे मालूम है एक खांचा खुशी वाला है, एक खांचा मुझे रात को सब गया भाड़ में सोने वाला है। So I have control over my mind, and one should be able to do that to be a successful person, so that I know the problem will exist. There is a problem that can be solved in one day, there's a problem that will take 5 years to solve, and there's a problem that will never get solved. So you park that problem, you don't fight that problem. There are things that you are happy about, there are things that you're sad about. आपने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अपनों को खोया है, नुकसान किया है, वो हैं, उनसे भागना नहीं चाहिए, उनसे डील करना चाहिए। एंड वो मैं उनको, आई डोंट रिग्रेट, आई डोंट फील सैड कि मेरा भाई होता तो क्या होता, आई फील हैप्पी कि जब तक था तब तक अच्छा था। सो माई पॉइंट इज दैट मेरे अपने जिंदगी के दिमाग में अगर आप उनको हिस्सों में बांट देंगे तो वो एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। And how to do that? इट्स वेरी सिंपल, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, एंड मेडिटेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा ओम और ध्यान लगाना, मैं वो नहीं करता हूँ। Okay. मेडिटेशन का मतलब है कि आप अकेले वॉक करिए, मेडिटेशन का मतलब है आप म्यूजिक, आप किताब में खो जाइए। मेडिटेशन टू मी इज गेटिंग लॉस्ट इन समथिंग दैट इज नॉट योर। बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो आपको बग नहीं करें क्योंकि आप किसी चीज में खोए हुए हैं। अपने
वर्तमान में न रह के आप किसी और चीज में खो जाएं, चाहे वो किताब है, म्यूजिक है, कॉन्वर्सेशन है, वातावरण, नेचर है, whatever that is meditation. So if you meditate on a daily basis or on a regular basis and keep calm and then give 10 minutes, 5 minutes, half an hour to yourself कि बॉस ये समस्या है, इसको हल करना है, नहीं करना है, हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, and then dealing with that problem are the most important things that I do on a daily basis. तो उससे क्या होता है, कभी भी मुझे स्ट्रेस होता नहीं है, चिंता है, दिमाग के पीछे है कि कल सुबह उठ के ये करना है, बट वो कभी मैं उसको बॉदर नहीं करने देता हूँ या अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ. सबके अंदर रोग है, सबके अंदर स्ट्रेस है, सबके अंदर डिप्रेशन है, सबके अंदर रावण है, लेकिन वो आप पे हावी ना हो, वो आपका उस मेंटल कंट्रोल को मेडिटेशन कहते हैं. So I'm able to do that. Many people are able to do that. People who are able to do that stay positive. People जब वो उस पे आप पे हावी हो जाता है तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप मेंटली वीक हो जाते हैं, आप गलत काम करते हैं, आप टेम्प्ट हो जाते हैं. और ऐसा नहीं कि मैं कभी टेम्प्ट नहीं हुआ या मैंने कभी गलत काम, सबने किए हैं, बट वापस आके उसको वापस कंट्रोल करना और क्या नहीं, गलत हो गया, अब नहीं करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इंसान है तो अंदर राम भी होंगे, रावण भी होंगे, बस आपको देखना है कि आपको कैसे उस रावण को मारना है और राम को ऊपर लाना है. आज के जमाने में राम और रावण दोनों का मिश्रण जरूरी है. मेरा ये मानना है कि यू कांट फाइट evil without falling to his or her level. So you have to compete with whatever is required. And मैंने ज़िंदगी में हमेशा किया है कि मेरे को सब बोलते हैं कि मैं बहुत महंगा हूँ, तो चाहे मैंने कार्पेट बेचा, चाहे ज्वेलरी बेची, चाहे मैं इवेंट्स करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अरे यार आप बहुत महंगे हो. मैंने कहा हाँ मैं महंगा हूँ, आपको सस्ता चाहिए, तो ये बच्चा मेरा काम करता था, ये आपका काम कर देगा. सो यू हैव टू फाइट कॉम्पिटिशन विद कॉम्पिटिशन, बिकॉज वो ये बोलेगा कि नहीं वो उनसे बेटर मैं काम कर दूंगा, या वो जो 100 रुपये लेंगे उसका मैं 90 रुपये लूंगा. अगर कोई आप ही से compete कर रहा है तो यू कैन नॉट फॉल, यू हैव टू फाइट हिम एट दैट लेवल. और वो चीज़ ज़रूरी है. हमेशा सही चीज़ें और राम बन के नहीं जा जाता, कुछ ना कुछ तो बदमाशी कभी. ग्रे एरियाज तो होते ही हैं, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती. मैं तो आज तक किसी भी इंसान से नहीं मिला जिसमें ग्रे एरिया नहीं. राइट. अच्छा, अगर बात करें बहुत सारे बिजनेसेस की जो आपने किए हैं, तो हर एक बिजनेस से आपने कुछ ना कुछ आई वुड से कि एक होते हैं ना संजीवनी बूटी, कि ये वाला बिजनेस चलाने के लिए ये संजीवनी बूटी चाहिए, ये वाले बिजनेस के लिए ये चाहिए. सो अगर आप एक एक करके अपने बिजनेसेस भी बताते जाएं तो बहुत ही एक ऐसा हमको बिल्कुल सही है आई थिंक. लेकिन सबकी जो संजीवनी बूटी जो कॉमन है, अच्छा, जो मैंने सीखी और जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, एक तो क्रिएटिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है. आप आज वक्ता हैं, यू हैव टू बी क्रिएटिव. अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, उसको कम शब्दों में ज़्यादा बात बोलना, ऑडियंस को समझना, कार्पेट बनाना है, कलर, डिज़ाइन, ज्वेलरी बनानी है, सुंदरता, लाइट वेट, मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, इवेंट करना है. क्रिएटिविटी, स्टार्टअप हैं, बिना क्रिएटिविटी के तो कुछ हो नहीं सकता. तो दैट्स वन कॉमन थिंग जो संजीवनी सब में है. दूसरा है यू हैव टू बी अ गुड स्टोरी टेलर. अच्छा, आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने ही ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपको वो कन्वे करना नहीं आता है और आप उस कहानी को ऑडियंस के अनुसार बदलते नहीं हैं, 5वीं के बच्चे को भी वही शिक्षा दे रहे हैं और 60 साल के बुजुर्ग को भी वही तरीका से बोल रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ आपकी समझेंगे नहीं. आपको अपने ऑडियंस के अनुसार, अपने ऑडियंस का मतलब आपके बायर, आपका ग्राहक जो आपको पैसा देने वाला है, उसके अनुसार आप कहानी को नहीं डालेंगे और समय अनुसार नहीं डालेंगे तो वो बेकार है. हर चीज़ जो है वो क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग पे ही डिपेंड करती है. अगर स्टोरी है और क्रिएटिविटी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और जिस डोमेन में आपकी क्रिएटिविटी नहीं है उसकी स्टोरी आप सुना नहीं सकते, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस होगी, ऊपर से आएगी, दिल से नहीं आएगी. तो अगर आप में वो उस फील्ड की नॉलेज और क्रिएटिविटी और लगाव और पैशन और मोहब्बत है तो वो स्टोरी एकदम दिल से आएगी और अच्छी आएगी और हिट करेगी और बट वो
कई लोगों को क्रिएटिविटी होती है लेकिन कहानी सुनाना नहीं नहीं आता, आता। वो सीखना जरूरी है। तो वो क्या है कि तो मैंने हर चीज में ये देखा है, मेरा स्ट्रेंथ भी यही है कि मैं काम भी वही करता हूँ जिसमें मुझे प्यार होता है, अच्छा होता है, लगाव लगता है, और मैं समझता है, मुझे लगता है उसमें मुझे वो क्रिएटिविटी है, और फिर कहानी सुनाना, मुझे आई एम अ गुड ओरेटर, तो मैं उसको कहीं ना कहीं तो पिरो लेता हूँ। क्या बात है। और इन सारी चीज़ों में आपकी फेवरेट स्टोरी ऑफ वर्क कौन सी रही है? ओह, इतनी इतनी कहानियां हैं कि आपका शो खत्म हो जाएगा और मैं किससे खत्म नहीं होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे फेलियर्स जो हैं, अच्छा। जहाँ जहाँ मैं फेल हुआ हूँ, और उस फेल के बाद जो मैंने और दृढ़ता और मजबूती से उन पे विजय पाके और उसको दुनिया को या उस फेलियर को डिफेंड किया है, वो स्टोरी का कोई जवाब नहीं। आई थिंक ट्रायम्फ आफ्टर फेलियर, ट्रायम्फ आफ्टर नॉट बीइंग रिटन ऑफ इज द बेस्ट स्टोरी दैट आई हैव। एंड मैं जिंदगी में खाली आईआईटी में ही फेल नहीं हुआ हूँ, कई बार कई इम्तिहानों में फेल हुआ हूँ, कई बार नकारा गया हूँ, कई बार लिखा गया है कि ये नहीं होगा, और मैं उसके बाद जीत के आया हूँ। मुझे मेरी हर स्टोरी वही बेस्ट स्टोरीज हैं, और वो एक अलग ही शो करना पड़ेगा। सक्सेस पर जितने भी कोट्स हैं वो यही कहते हैं कि जितने आपके फेलियर्स हैं दैट इज योर सक्सेस स्टोरी। मतलब आप उस फेलियर से आप उठ के और आप दूसरी चीज पर गए, दिस इज सक्सेस। सक्सेस इज नॉट अचीविंग समथिंग। Absolutely. Fighting failure, proving that failure wrong, is the biggest success story. Right. And फिर भी अगर कोई एक ऐसी स्टोरी फ्रॉम अ स्टोरी टेलर, कहाँ से कौन सी सुनाऊं, ये भी तो समस्या है, इतनी है। आई थिंक क्योंकि मैंने आईआईटी की बात करी, तो मैं जब मैं आईआईटी में पहली बार फेल हुआ तो मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने कोई टेंशन नहीं, इट्स अगले बार मैंने जब फेल हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत दुख भी हुआ, और आई वाज मेरे को लगा कि ये तो मामला गलत है, और मैं कुछ समय तक समझ में नहीं आया कि क्या करूं, बिकॉज दैट वाज माय लाइफ्स ड्रीम। आई वाज नॉट अ वेरी गुड, आई वाज एथलेटिकली गुड, लेकिन तो मैंने अपना सारा गुस्सा और सारी भड़ास जो है वो बास्केटबॉल पे निकाली, और मैंने खेल के मैदान में मैंने कहा पढ़ाई करनी ही नहीं है, बाहर में जाए, आई थिंक जो भी है। तो मैं प्लेइंग बास्केटबॉल आफ्टर 1 year in college aggressively than what I was before, because उस टाइम मेरा पढ़ाई करके आईआईटी जाने का था बास्केट, एंड फिर कॉलेज की टीम में आना, फिर यूनिवर्सिटी की टीम में आना, फिर इंटर यूनिवर्सिटी और नेशनल्स खेलना। बास्केटबॉल एंड स्पोर्ट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम taught me कि अपने मेंटल जो सेटबैक्स हैं और जो आपका डिप्रेशन जो कह लो या सेल्फ कॉन्फिडेंस का खोना है, वो कह लो, स्पोर्ट्स की फील्ड पे आप जाके आप भूल जाते हो। एंड दैट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज खेल के मैदान में आप अपने सिर्फ अपोनेंट को देख रहे होते हो, और आपको जीतना या गोल करना या बास्केट करना आपका मोटिव होता है। तो आई थिंक वो जो मैंने बास्केटबॉल की जर्नी शुरू करी एथलेटिकली, न केवल मुझे उसने डील सिखाया कि फेलियर से कैसे डील करना है, उसके बाद बास्केटबॉल मुझे अमेरिका ले गया। उसके बाद मेरे को बास्केटबॉल में आर्मी में मैंने 3rd year के बाद मैंने आर्मी का एग्ज़ाम दिया, आई वाज सिलेक्टेड इन द आर्मी। मैं फिजिकल एग्ज़ाम होता है, उसमें पास हो गया। मेडिकल में मुझे बोला गया कि आप ये 2 छोटे से ऑपरेशन करा के आओ, मैंने कहा ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। सो दैट कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सीडिंग एंड देन सेइंग आई डोंट वांट टू गो टू द आर्मी बिकॉज आई विल नॉट गेट दिस ऑपरेशन डन इन माई बॉडी बिकॉज दैट इज वॉट इज मेडिकली रिक्वायर्ड। और मैं आर्मी में नहीं गया, और बास्केटबॉल खेलते खेलते मैं अमेरिका चला गया टू कोच इन अ समर कैंप। वो जो जर्नी और वो जो सक्सेस था, कहाँ मैं अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए स्पोर्ट्स में गया, और स्पोर्ट्स ने ही मेरे को मेरे देश से बाहर लेके गया, और मेरी जिंदगी का फलसफा, मेरा करियर, और जो मैं छोटा सा टिमिड सा बच्चा था, और जब मैं अमेरिका से आया तो आई वाज अ चेंज्ड मैन, बिकॉज मैंने उस समय में अमेरिका जाना, जब इंटरनेट नहीं, टेलीविजन
बहुत कम था। अमेरिकन पिक्चर पहले 6 महीने बाद इंडिया में आती थी। वो जमाने में जाके और उस देश को देखना, एक्सपीरियंस करना और फिर वहां पे जाके 6 साल रहना बिकॉज ऑफ बास्केटबॉल, समथिंग दैट आई यूज। 6 साल so my God. वो चीज जो है that changed my life. So a failure initially and my recourse on sports and अपना गुस्सा जो मैंने स्पोर्ट्स की फील्ड पे निकाला, उसी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। तो ये कहानी जो है वो मेरी और आने वाले समय में मुझे बुराई से कैसे, डिप्रेशन से कैसे, फेलियर से कैसे डील करना है, बातचीत कैसे करनी है, इस जगह से इस जगह कैसे पहुंचना है, वो मुझे उन 3-4 सालों में सीखने को मिला। क्या बात है, सच में ये कहानी आपने कही भी बड़ी खूबसूरती से और है भी कहने लायक, सुनाने लायक। अच्छा, बात करते हैं आपकी फेवरेट चीज़ की। जैसे कि आपने इंटरव्यू के पहले जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि मेरा फेवरेट है इन्वेस्टिंग एंड गाइडिंग पीपल। तो उसके बारे में ज़रा बताइए जिससे लोगों को नॉलेज मिले। क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स इज इन स्टार्टअप्स जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। कई कारण है। नंबर 1, जब आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही इनोवेटिव है और टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी जो है उनकी इनोवेशन को एक नए पंख देती है। सो ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं, उन आइडिया को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी के यूज़ को बच्चे आजकल इम्प्लीमेंट करके स्टार्टअप्स करते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आईआईटी में नहीं जा पाया तो कोई आईआईटी का कंप्यूटर साइंस ही कर पाएगा। आजकल ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है और एआई और कोडिंग बिना कॉलेज जाए भी आप आजकल सीख सकते हैं। तो मुझे जो ये स्टार्टअप की डोमेन है इतनी एक्साइटिंग लगती है बिकॉज आजकल की जो जनरेशन में जो आइडियाज़ हैं, जो एनर्जी है, वो बहुत जिसे कहते हैं ना मेस्मराइजिंग है। तो मैं जब इन बच्चों से मिलता हूँ और जब इन ये स्टार्टअप की पिक्चर सुनता हूँ, सब में इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ, सब में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट लेकिन मुझे जो सीखने को मिलता है, जो उनकी सोच मुझे मिलती है, काम करने के तरीके का जज्बा अलग मिलता है, काम करने का एनर्जी अलग मिलती है, उनके आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिक अलग मिलते हैं, आइडियाज बहुत डिफरेंट होते हैं। आई गेट सो मच ऑफ एनर्जी। और बिना टेक्नोलॉजी पढ़े मेरे को वो बच्चे इतना ज्ञान दे जाते हैं जितना मुझे ज्ञान नहीं है। सो जो भी मेरे को आज टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान है वो बिकॉज मुझे स्टार्टअप की रोज की 5-10 पिच सुनता हूँ, बच्चे आके मुझे बोलते हैं, तो मुझे जो उनसे नॉलेज मिल रही है, मुझे जो उनसे पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे जो उनसे एनर्जी मिलती है, वो मतलब उसका प्राइसलेस है वो। अब मेरा बिजनेस का तजुर्बा, बिकॉज टेक्नोलॉजी और आइडिया कितना ही अच्छा हो, एनर्जी कितनी अच्छी हो, आज के यूथ में धंधा तो इवेंचुअली करना ही पड़ेगा। अगर वो कोई पैसे नहीं देगा उस चीज के तो वो काम किसी का नहीं है। वो धंधे का तजुर्बा मेरा है। वो क्रिएटिविटी जो मैंने पहले आपको बोली और जो उसका एग्जीक्यूशन है वो मेरे पास तजुर्बा है। तो उनको मैं वो चीज मेंटर करता हूँ जहां उन दोनों का समन्वय होता है, पैशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, आइडिया, और जहां उसका धंधा है और नॉलेज है वहां वो इन्वेस्टेबल हो गया। जहां समन्वय नहीं हुआ तो मैंने उनसे ज्ञान लिया, उन्होंने मुझसे ज्ञान लिया, वो फिर दोबारा पिवट करके नई चीज करके लाएंगे और मैं नॉलेज अपनी टेक्नोलॉजी के लेके मैं कहीं और लगाऊंगा। तो ये जो एनर्जी है, इसलिए मुझे वो देने में, और कोई भी आदमी, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग विदाउट टीचिंग। आप अगर आज दुनिया को सिखाएंगे नहीं तो आप सीखेंगे कुछ नहीं। कोई ये सोचता है कि मैं बैठा रहूं और टीवी के सामने और सुनता रहूं तो वो ज्ञान इधर से घुसेगा उधर से निकल जाएगा, यू विल नॉट रिटेन इट। बट आप और मैं उसकी बहस करेंगे, मैं और आप उसको डिबेट करेंगे, उसका काउंटर करेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि उसके पीछे एक कहानी जुड़ जाती है। तो वो आपका रिटेंशन बेटर कर देती है। जस्ट रीडिंग एंड नॉट शेयरिंग विल नॉट स्टे विद यू। वाओ, ये एक बहुत ही कमाल का लेसन मिला कि अगर आपके पास नॉलेज है और आप उसे बांट नहीं रहे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन बढ़ रहा है और सस्टेन कर रहा है हम में, और हम उसको प्रैक्टिकली यूज कर पा रहे हैं। और एक बार जितनी बार आप उसको बांटेंगे उतना ही वो गहराई तक जाता रहेगा। और हो सकता है कोई आपको बोले कि नहीं आपकी ये सोच गलत है और आपका वो सोच बदलने में मौका मिले। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सही होते हैं, गलत भी होते हैं, बट यू लर्न एंड यू कीप इम्प्रूविंग एंड मॉडिफाइंग। अच्छा, आपने बहुत सारे वेंचर्स में आपने एंट्री ली और आपने जैसा कि कहा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आपने शुरू में ही कहा था कि चेंज बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं करता गया, दैट इज़ व्हाई आई डोंट रिग्रेट माय डिसीजन। तो आपको क्या लगता है कि एआई किस तरह से बहुत सारे फील्ड्स में आपको हेल्प कर सकता है? सी आई थिंक आने वाले समय में जो मैंने आपको बोला था, जो 97-98 में 1.0 था, उसके बाद टेक्नोलॉजी बदली और वाईफाई और टेलीकॉम का बढ़ना और 5G 6G वो था, और अब ये एआई जो है वो एक थर्ड जनरेशन है। आई थिंक एआई विल चेंज टेक्नोलॉजी एंड आवर लाइफ्स फॉर गुड फॉर एवर, बिकॉज क्या हो जाएगा, हर चीज़ फास्ट हो जाएगी। हम जो पुरानी चीज़ें कर चुके हैं या पुरानी चीज़ सीख चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सो जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर वो मुझे उसको अडेप्ट करना है, तो एआई के माध्यम से उसको मैं कम समय में, जल्दी समय में अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। और वो जो नॉलेज है जो हजारों एम्प्लॉयज कर रहे हैं, वो आके एक साथ हमारी कंपनी को बढ़ाएगी। तो आप समझो उसकी सिनर्जी और एनर्जी कितनी बड़ी होगी। लेकिन आपको नहीं लगता जैसे आप तो नॉलेज देते हैं, तो वो नॉलेज जब एआई दे रहा है, तो जो चीज़ आपकी एक्सपर्टीज थी, एआई धंधा नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी धंधा नहीं कर सकती। धंधा तो आपको और मेरे को ही करना। डिसीजन मेकिंग जो है, मैं एक उदाहरण देता हूँ एआई का। मान लीजिए मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, मान लीजिए कि हजारों एक्सरे हैं और उन सब के रिपोर्ट्स हैं, तो हमने एक्सरे को स्कैन किया, हमने डॉक्टर के रिपोर्ट्स को स्कैन किया, और हमको मालूम है कि अब ये एक्सरे आएगा तो इसकी रिपोर्ट ये आएगी। हमको अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो इमेजिन करिए कि कितने रेडियोलॉजिस्ट थे इस दुनिया में जिन्होंने वो बनाया था। अब वो उस रेडियोलॉजिस्ट को तो न्यूयॉर्क में ही मालूम है कि इस एक्सरे से ये होता है और ये बीमारी अमेरिका में होती है, लेकिन अब इंडिया में बैठा हुआ एक रेडियोलॉजिस्ट भी एआई के कारण सारे रेडियोलॉजिस्ट की एक मिश्रित रिपोर्ट मुझे मिल रही है। तो आप देखिए कि मेरे को कितना कम पढ़ाई करनी पड़ी। अब मैं उसका इलाज बताने में समय लगाऊंगा रादर देन रिपोर्ट बनाने में या रिसर्च करने में कि भाई अमेरिका में ये हुआ था, एक केस है। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम उसके सोल्यूशन में समय ज्यादा लगाएंगे, प्रॉब्लम ढूंढने में समय कम लग रहा है। तो एआई हमको प्रॉब्लम का जेनरिक या मेजॉरिटी जो डिसीजन है वो 1 मिनट में बता देगी। तो चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो पढ़ाई हो। आज आप समझिए कि आप एक स्कूल में गए, मैं एक स्कूल में गया, सब अलग अलग स्कूल में गए, टीचर ने वही गणित अलग अलग तरीके से पढ़ाया, लेकिन बेस्ट क्या है, वो एआई आपको 1 मिनट बता देगा। तो इतने जिनों का सिनर्जी होना, उसका बेस्ट जवाब आना, क्योंकि ज्यादा लोग, तो एआई इज गोइंग टू सॉल्व द फाइंडिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में समय कम लगेगा और बेस्ट सोल्यूशन संभावित आएगी। अब उस सोल्यूशन का करना क्या है, उस नॉलेज का करना क्या है, वो तो एआई नहीं कर सकता। वो तो ये नहीं बता सकता कि क्या करेंगे। तो मुझे मालूम है कि इंडिया की इकोनॉमी यहाँ जा रही है और 10 साल से यहाँ थी, अमेरिका की यहाँ थी, चाइना की वहाँ थी। आने वाले समय में प्रिडिक्शन आ जाएगी, बट उसका मतलब मुझे रियल एस्टेट में पैसा लगाना है कि स्टॉक्स में लगाना है कि गोल्ड में लगाना है कि स्टार्टअप में लगाना है, वो तो खुद का दिमाग ही राइट। तो आपने बताया कि जैसे मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 50 को आपने रिसर्च पे लगा रखा है, 50 काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो वो जो रिसर्च वाला काम है वो एआई कर रही है, और बहुत ही वो ऐसी रिसर्च भी कर रही है जो सारी कंट्रीज़ के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनका सारा काम आपके पास 1 मिनट में पहुंच रहा है, और आपका डिसीजन मेकिंग उस वजह से स्ट्रांग हो रहा है। आज देखिए जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी किताबें, कितनी पीएचडी करके आप पहुंचते हैं 40, 45, 50 साल की उम्र में, फिर आप कुछ इन्वेंशन या डिस्कवरी की तरफ लगते हैं। आपने वो समय कम कर दिया। आपने जो है ऑलरेडी वो तो आपको मालूम है। अब आगे क्या करना है बिना पढ़े वो मालूम होना अपने आप में एक काबिलियत है। प्लस क्या होता है, एआई एक चीज और भी करती है कि आपका जो नॉलेज केमिस्ट्री का है वो फिजिक्स में कैसे अप्लाई होगा, वो आदमी को ही जोड़ना पड़ेगा। बिकॉज आपका तजुर्बा बचपन का अलग है, नौकरी का अलग है, परिवार का अलग है। अब आपको इन सबको अप्लाई कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट। ओके और इस चीज़ को हम गलत इस्तेमाल ना कर लें एआई को, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस चाहिए हमें? मेरे कहने का मतलब है कि एआई जो है वो एक ऐसा टूल है जो जैसे कि जिन होता है वैसे हम लोग अच्छा ये बता दो वो बता दो, बस आपको टाइप करना होता है और वो सोल्यूशन दे देता है।
सो उसका गलत इस्तेमाल ना हो और हम भटक ना जाएं, हमें बिकॉज हमें हाथ पे सरसों बनी हुई मिल रही है तो हम ये ना सोचें कि अभी सब्जी भी बन जाएगी, नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए AI जब कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके काला और सफ़ेद दोनों होंगे, फ़ायदा नुकसान दोनों होगा। गलत आदमी भी उसका इस्तेमाल करेंगे और सही आदमी भी उसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो चोर और पुलिस की रेस है। आई थिंक आज AI से जो हम फेक वीडियोस हैं, फेक न्यूज़ हैं, पिक्चर्स हैं, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहा है, और अब वही टेक्नोलॉजी AI ही मदद कर रही है बताने में कि ये फेक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये लड़ाई आज से नहीं है, एटम बम के ज़माने से चलती आ रही है। उसके पहले भी जब मोटर कार आई थी तब से चलते आ रही है कि घोड़े मर जाएंगे और टांगे खत्म हो जाएंगे। तो ये नहीं है, ये एक रेस है और अल्टीमेटली हमको मानवता को उससे झेलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, बिकॉज हम रुक नहीं सकते। आई थिंक जस्ट बिकॉज उसका नुकसान या नेगेटिव साइड भी हो सकती है और गलत लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वो मुझे चिंता नहीं है, बिकॉज वो गलत इस्तेमाल होगा। आज सबको मालूम है कि कोई भी वीडियो किसी का भी वायरल हुआ, वो पहले ये देखते हैं कि ये सही, पहले पता कर लो भैया सही। पुलिस भी बात करती है कि भैया इसका सोर्स पता। तो आज के ज़माने में वो चीज़ छुपी नहीं रहती है। तो गलत इस्तेमाल करने वाली चीज़ें और अच्छी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जब मानवता को या ह्यूमैनिटी को या आपको मेरे को इम्पैक्ट करेंगी तो वो छुपी शुरुआत में नुकसान कर सकती हैं, बट देर से उनका सॉल्यूशन निकलेगा ही, और वही टेक्नोलॉजी ही उसका सॉल्यूशन निकालेगी। राइट। अच्छा, बात हो गई AI की, अब बात करते हैं आपके काम रहने की। ऐसा कहा जाता है कि कामनेस जो है या पेशेंस है या गुस्सा ना आना या सॉर्टेड रहना, एंग्जाइटी या स्ट्रेस डिप्रेशन से दूर रहना, ये 2 चीज़ों के कारण हो पाता है इफ़ यू आर हैप्पी इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड इन योर पर्सनल लाइफ। So how do you keep your calm in your personal life as well? As you told us about your professional life, now what about your personal life? How do you keep calm? Because रिश्तों को, ऐसा एक रिसर्च में कहा गया है कि जो इंसान रिश्ते बहुत अच्छा मेंटेन करता है उसे दिमागी कोई भी बीमारी नहीं होती और वो बड़ा खुश होता है, उसका हैप्पीनेस क्वोशेंट ज़्यादा होता है। देखिए हम जब समाज में रहते हैं तो रिश्ते तो बना के रखने पड़ेंगे, और बिना सपोर्ट सिस्टम के पर्सनल लाइफ के आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। खाली काम से या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में यू कैन नॉट बी हैप्पी बियॉन्ड अ पॉइंट, यू नीड टू हैव पीपल अराउंड यू। लोगों को समय देना और समय के समय पूरा समय यानी कि ध्यान के साथ समय देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक जो एक्सपेक्टेशन है वो सारी की सारी पर्सनल रिलेशनशिप की समस्या का बिल्कुल जड़ होती है, जड़ है। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस सेट कर देंगे सामने वाले की और अपनी, तो आपका उसके प्रति आपका और आपके प्रति उसका वो समन्वय और बैलेंस बैठ जाएगा। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरे तो आगे पीछे सब घूमे और मैं किसी से बात ना करूं, तो वो लंबे समय तक चलता नहीं है, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन से वो कभी खरे उतरेंगे ही नहीं। बिकॉज आज 100 है, कल 200 है, मुझे उनका समय और ऐसे ही। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस के अलावा रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन एक इंडेक्स होना चाहिए। और वो क्या होता है कि दोस्त की सीमा एक है, घने दोस्त की सीमा दूसरी है, व्यापारिक एक्वेंटेंस की एक सीमा है। तो वो एक्सपेक्टेशन जो है वो लेवल होनी चाहिए। और सबसे आपके अंदर काम रहने के लिए आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस बड़ी लेवल्ड होनी चाहिए। तो मान लीजिए आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं अगर ये सोच लूंगा मुझे किसने विश किया और किसने विश नहीं किया, तो मैं जल्दी ही डिप्रेस हो जाऊंगा शाम तक। 500 ने डिप्रेस किया और 10 ने नहीं किया, वो 10 मेरे को 500 को भी ले डूबेंगे। तो मुझे अगर 500 से भी एक्सपेक्टेशन नहीं है तो मेरे को 10 का तो वैल्यू ही नहीं है। सो अंदर अपने एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना अपने रिश्ते से, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप काम रहने का किसी भी रिश्ते में, पर्सनल लाइफ में एक्सपेक्टेशंस बड़ी क्लियर होनी चाहिए। मैं पहली बात तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ, इसलिए वो जो भी करता है ना उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो मुझे और करने की इच्छा होती है।
ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। क्या एक्सपेक्ट ना करना, इट इज सो डिफिकल्ट। हाउ डू यू डू दैट? सी आई टेल यू, अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो हमारे को दुख होना ही होना है। हाँ, वो तो है ही। और मेरे को तो होता ही नहीं। ये आपने कमाल बात कही कि आपको दुख नहीं होता। बिल्कुल मेरे को, मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट करता ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं इफ यू अंडरस्टैंड, एक होता है सुपरफ्लुअस एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक ऊपरी एक्सपेक्टेशन, एक होता है यहां से आंतरिक। हाँ, आंतरिक एक्सपेक्टेशन जीरो। सुपरफ्लुअस एक्सपेक्टेशन तो अच्छा है कि मैं आपको हेलो बोलूंगा तो आप मुझे हेलो बोलेंगे। हाँ। और मान लीजिए आपने हेलो का जवाब हेलो नहीं दिया, तो मैं आपको अगली बार देख के भी आपके अंदर से देख के वो दीवार को देख रहा हूं मैं। हाँ। तो क्या होता है कि वो चीजें आप में क्विक अडेप्टेशन होना जरूरी है। हाँ। तो अगर आपने सुपरफ्लुअस चीजों की एक्सपेक्टेशन रखी, हाँ। चाहे वो करीब हो चाहे दूर के हो, हाँ। आप डेफिनेटली दुखी होगे, क्योंकि जाने अनजाने में सामने वाला गलती कर बैठता है। हाँ। आपने शायद मेरा हेलो नहीं सुना और मैं उसका बुरा मान गया और मेरी ईगो हर्ट कर गई और फिर मैंने आपको 4 लोगों के बीच में देखा अनदेखा कर दिया, तो वो एक साइकिल चल जाएगी और वो दुखी दोनों होंगे दुखी। सुपरफ्लुअस एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आंतरिक एक्सपेक्टेशन सबकी होती है, होनी भी चाहिए। हाँ। क्योंकि आपकी औलाद है, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन है। हाँ। बट उसके बावजूद भी एक न कर पाने पे भी एक उसको माफ करने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ। तो वो क्या है, वो होनी बहुत जरूरी है। आज मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बने, नहीं करता। ओके। क्योंकि आने वाला जमाना, उनकी जिंदगी, उनका ये है, वो देंगे तो मैं खुशी होऊंगा। तो मैं एक्सपेक्टेशन जीरो रखता हूं ऐसी चीजों की। अगर मैं वो एक्सपेक्टेशन रखूंगा तो अरे देखो ये तो बहू के हाथ चला गया, या ये तो भूल गई मेरी बेटी मुझे, तो वो चीजों का मैं रखता ही नहीं हूं और रखनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आज जब तक राह साथ चलती है, जब तक जो चलता है, आपकी जिम्मेवारी ये है, यू हैव टू डू इट, यू डू इट मोर, यू डू इट लेस, इट डज नॉट हर्ट यू। ये एक बड़ा डिफिकल्ट बैलेंस है। मैं बना पाता हूं ज्यादा, ऐसा नहीं कि वो दुख नहीं होता है, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, बट कुछ लोग कम बना पाते हैं। जो कम बना पाते हैं वो ज्यादा दुखी होते हैं। बट एक्सपेक्टेशन तो होनी नहीं चाहिए। राइट। और इस जर्नी में ऑफ हैविंग नो एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर 3 हैबिट्स व्हिच हैव हेल्प्ड यू? पंक्चुअलिटी। आई थिंक समय का पाबंदी होना बहुत जरूरी है। आई थिंक यू कैन अचीव मोर एंड आप दूसरे का समय भी खराब नहीं करते, अपना समय भी खराब नहीं करते हैं, और वो आप अपनी जिंदगी को फोकस्ड रखते हैं। आई थिंक दैट इज वन हैबिट दैट आई लव एंड आई अडहर टू। दूसरा हैबिट ये है कि मैं कभी भी अपने सेटबैक्स को अपनी आंतरिक खुशी में बाधा नहीं, मिंगल नहीं करने देता, होने देता कभी भी। बिकॉज मैं, चाहे मैं बुरे से बुरे वक्त में भी छोटे से छोटा, बदनाम से बदनाम, गरीब से गरीब होके भी खुश रहूंगा, ये मेरा क्लियर। तो मेरे को सक्सेस और फेलियर मेजरमेंट जो है वो कभी बॉदर नहीं करता, ना ही मैं उसको कभी अपने ऊपर सक्सेस होता है तो हावी होने देता हूँ। जो मैं रोज करता हूँ हार के भी, वो मेरी दिनचर्या, और जो मैं जीत के करता हूँ, सो आई डोंट लेट माई कोर गेट affected by success or failure, and I don't let that happen ever. So basically internal balance is the other habit and that is partly the reason why I stay calm and I continue to give without expecting, and I get more than I deserve. It is very, very important. Third thing, I think you have to be honest to yourself. आप अपनी औकात, अपनी काबिलियत, अपनी शॉर्टकमिंग्स, अगर आप अपने आप से झूठ बोलोगे तो आप जल्दी ही जमीन पे गिरोगे, या आप अचीव नहीं कर पाओगे जो आपको अचीव करना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ हु यू आर एंड व्हाट योर एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज एंड शॉर्टकमिंग्स आर फॉर यू टू सक्सीड। सो आई एम वेरी क्लियर, एंड दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, ये बदलता रहता है। आज मेरी काबिलियत कम है, कल ज्यादा हो सकती है, आज ज्यादा है, कल कम हो सकती है।
फिजिकली ले लो, जो मैं आज पहले दौड़ सकता था आज नहीं दौड़ सकता हूँ, या पहले मैं 8 घंटे काम करता था आज नहीं कर सकता हूँ, या पहले मैं 10 घंटे सोता था मैं 4 घंटे सो, वट एवर दैट इट इज एवर चेंजिंग. वो रोज आपको मालूम होनी चाहिए कि ये मेरी काबिलियत, ये मेरा असेसमेंट, ये मेरा सोच है. दैट इज व्हाट इज. And what are your sources of entertainment? Oh, I love to listen to music. I watch movies. I socialize and meet friends, and have go out, have a drink, party, read. I love to read books. समय समय पर मेरे अलग अलग एंटरटेनमेंट है, बट मैं अपने सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट मुझे अपने काम में मिलती है, क्योंकि मैं काम वही करता हूँ जो मुझे एंटरटेन करता है. ओके. अदरवाइज मैं काम ही नहीं करता. अच्छा, और अगर आपको अपनी लाइफ को ऑटोबायोग्राफी में लिखना हो तो व्हाट वुड बी द टाइटल ऑफ दैट ऑटोबायोग्राफी? फेलियर्स. Okay, that's a great name, and I think this is the explanation of this podcast. I would say कि failures से आप किस तरह से एक achiever बन जाते हैं. Absolutely, and I will continue to fail. जब failure में S लगता है तो failure and then another failure and then another failure. I think मेरी जिस दिन मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा उस दिन मेरी हर कहानी, हर चैप्टर में एक फेलियर, और उसमें उस फेलियर से मैं दुगना या 3 गुना या 10 गुना कैसा हो वो उस कहानी का. वो अभी तो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी. कई फेलियर है मेरी जिंदगी. ओके. एंड वन पर्सन यू वुड लाइक टू डेडिकेट लाइक लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, हैप्पी मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ or achievements? I would give that credit to my mother. Okay, right. But because she has been the source of continuous courage or love? Because I think knowingly or unknowingly, as a child, I learned a lot from her. I think she was a living example of a successful, giving human being. And I think I am kind of what she was or she achieved, and have done a little more than what she could have, because again she died very early. So I think I owe to what I am mostly to her. Okay. And if we talk about travels, so you're a solo traveler or you would like to travel in group? I don't like large groups. I prefer small groups because I like warm, intimate conversations without boundaries. But I don't mind traveling solo. I love to travel alone. I travel a lot, and I travel 15 days a month. You travel alone? Yeah, work. I mean, I don't travel alone for pleasure. Acha. With pleasure, I would need a small company. But for work, I travel alone. I don't have a problem. Okay. And on a Sunday, where would we find you? On a Sunday, I work. So for me, see, these Sundays and Mondays are all. Okay, any leave day, any holiday, where would we find you? I would read a book. Okay. I would sleep, catch up on my sleep. I would watch a movie. I would be with friends. Okay. What is your message to the young persons who are not able to manage their stress at work? I think managing stress is the first thing that a teacher or a school or a college should teach, or a parent should teach. Responsibility, work are very, very critical. You can deliver your work and be responsible towards your work or studies or whatever without being stressed. If you plan, if you know your abilities and you work consistently without getting stressed, you can deliver much more. But if you need help, if you need support, whether it's your parents, your brother, your sister, your tuition, your teacher, your mentor, don't shy from asking for help, because it's very, very important that शुरुआत में हम जब पैदल चलना सीखते हैं तो हमको सहारे की जरूरत होती है. धीरे धीरे आप आत्मनिर्भर हो जाइए. बट अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई है चाहे काम है, सीक हेल्प, गेट हेल्प, एंड
the person who's experienced will be able to guide you better. Okay. And do you have interest in mythology? Yes, of course. Okay, who's your favorite mythological character? I mean, not mythological. If you think that Ramayana and Mahabharata are historical, then historical as well. I think it's a combination of Krishna and Shiva. I think there are when it comes to practicality, I feel that the story of Lord Krishna was more pragmatic and practical in today's world. But the willpower, the strength, the calmness, the turmoil inside your mind, but still a calm action and face is what Shiva embodies. And I think I'm absolutely impressed with that also. So, wow. so Shakti and Shiva and practically delivering Practicality is what okay. Moves me. And that is what I live every single day. I mean, I absolutely am so passionate, so energetic, so volatile inside, but yet so calm outside and very practical when it comes to life. So that is one word I have got from whole podcast, volatile inside, which is negative. Absolutely. I mean, you have not said one negative word in whole podcast. No. अरे मेरे अंदर तो तूफान है. आपसे बात कर रहा हूँ 10 चीजें और चल रही है मेरे दिमाग में. मैंने बताया दिमाग में मेरे कंपार्टमेंट है. तो किसी कंपार्टमेंट में तो गाड़ी चल रही है. और वो चलनी भी चाहिए, क्योंकि वो अगर मुझे चिंता ना हो या मुझे काम की कोई लालसा ना हो या इच्छा ना हो या कोई आग ना हो तो मैं चलूंगा कैसे? मैं तो उसी दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी. बिल्कुल भी नहीं है. उसको वो मुझ पे हावी ना और मैं उस पे हावी हूँ, वो मैंने बोला. मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे अंदर दुख नहीं है या अशांति नहीं है या गुस्सा नहीं है. बहुत है, कंट्रोल कर रखा है आपसे ज्यादा है. वो मुझ पे हावी नहीं होता, ये मेरी चीज. वो आप पॉजिटिवली यूज कर पा रहे हैं. चैनलाइज करता हूं. यस, चैनलाइजिंग. यही मैं आपको कह रहा हूं. मेरे और आप में कोई फर्क नहीं. मतलब मेरे और आप, मतलब मैं ऊपर से काम हूं और कोई काम नहीं उसमें, और मेरे में कोई फर्क नहीं है. वो उसको काबू नहीं कर पा रहा और मैं उसको काबू कर रहा हूं और उसको सही तरह चैनल कर रहा हूं. वो फर्क. Okay. And this whole life of experiences, one message you would like to give to our listeners कि मैंने ये लर्न किया है और मैंने अपनी पूरी लाइफ जी के लर्न किया है. ऑफ कोर्स पूरी जिंदगी में जितने भी लोग लर्न करेंगे वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप एक मैसेज. नेवर स्टॉप लर्निंग. रोज कोई नई चीज सीखो. And that keeps you young as well. Absolutely. Energetic, young. I'm still learning to learn. Wow. Great talking to you. Thank you so much. You're most welcome. अब बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. एक अलग ही पर्सनालिटी की इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता. इंसान चाहे, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का सबसे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका गुस्सा और उसका काम ना रह पाना. मुझे वो लोग बहुत कम पसंद आते हैं. मेरा बहुत लोगों से बैठती नहीं है जब वो गुस्से में होते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा क्यों करना है, और फिर मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ. तो इट इज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट. आई नो, गुस्सा तो मेरे अंदर भी बहुत है, बट इजहार करना जरूरी नहीं होता. हाँ. और मेरे को कोई बोलता है मैं गुस्सा आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ उसको जाके. मैंने कहा उसको देखना और कुछ मत बोलना. इससे बेटर गुस्से का कोई इजहार ही नहीं. हाँ. Because silence is the biggest question to that person. Because अगर आपने मुझे बोल ही दिया कि आपसे जरा बेवकूफ कोई आदमी नहीं है, तो आप खोखले हो गए. और आपने मुझे देखा और अनदेखा कर दिया. अब मुझे आपने बेवकूफ बोला कि समझदार बोला कि गधा बोला, आप इंट्रीग्ड हो गए. you'll always have that question. That's far more bothering to the person जिसने सुना नहीं है. बोलने से तो सब कुछ खाली हो गया. Right. बोलने की जरूरत ही नहीं. Let actions and the world speak. So आज के हमारे गेस्ट महावीर प्रताप शर्मा, जिन्होंने बताया कि जो जिंदगी है वो पूरी आपके हाथ में है. फेलियर्स की सीरीज से बनी हुई है, आपके हाथ में है कि आप उसे किस तरह से कंट्रोल करते हैं. क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए, आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए, पंक्चुअल होने चाहिए आप, और आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं. और वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको एक बेटर इंसान बनाता जाएगा. कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, हिम्मत करने की ज़रूरत है. तभी वो एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस और तीसरे बिज़नेस में इतनी महारत हासिल कर ली कि सक्सेस, और सक्सेस के साथ आया वो रेस्पेक्ट जो आज वो
अर्न करते हैं हर किसी से जो उनके पास एडवाइस लेने आता है। आज के हमारे गेस्ट अ ट्रू अचीवर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और इसी तरह आपके पास अचीवर्स के साथ, बहुत सारे अचीवर्स की बातों के साथ, उनकी सीखों के साथ मिलती रहूँगी। मैं हूँ शिल्पी और अचीवर्स पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।